मोदी सरकार के 4 साल की पड़ताल पर हमारी टीम उत्तर प्रदेश के 6 शहरों और बिहार के 5 शहरों से होते हुए अब मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद आज हमारी टीम विदिशा में मौजूद है। अब तक 5,477 किलोमीटर की यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि जहां भी वो जाते हैं चुनावी मौसम में वहां का मिजाज बदल देते हैं। आज वो कर्नाटक में थे, 3 रैलियां उनकी ओर से कर्नाटक में की गई हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक तरफ जहां पर वहां की जनता को लुभाने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो 15 मिनट बोलने का चैलेंज दिया था, उसको स्वीकार करते हुए उल्टा नरेंद्र मोदी की ओर से राहुल गांधी को दिए गए हैं 2 चैलेंज। क्या है वो, देखिए इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होने से घबराते हैं। 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। जो भाषा पसंद हो उस भाषा में, हिंदी बोल सके तो हिंदी, अंग्रेजी बोल सके तो अंग्रेजी, आपकी माता जी की मातृभाषा बोल सके तो मातृभाषा। कर्नाटक के कुरुक्षेत्र में आज बीजेपी के सबसे बड़े योद्धा यानी पीएम मोदी मैदान में उतरे तो सियासी तापमान आसमान पर पहुंच गया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को खुली चुनौती दे डाली। हाल ही में मुझे एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर मैं संसद में 15 मिनट बोलूंगा तो मोदी जी बैठ भी नहीं पाएंगे। ये उन्होंने मुझे चुनौती दी है। 15 मिनट बोलेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और मैं बैठ नहीं पाऊंगा, ये सुनकर तो मुझे याद आता है, वाह क्या सीन है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को जो चुनौती दी, उसके पीछे की वजह राहुल का जो बयान है वो भी आपको सुना देते हैं। नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होने से घबराते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 15 मिनट मेरी वहां पे स्पीच करा दो, 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, 15 मिनट में राफेल की बात करूंगा, नीरव मोदी की बात करूंगा, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। मोदी ने कर्नाटक के चामराजनगर से जिस अंदाज में राहुल गांधी पर हमला बोला है, उसमें 90 सेकंड के अंदर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसका बारीक विश्लेषण आपके लिए जानना जरूरी है। पहले बयान सुनिए, फिर उसके मायने बताते हैं। कांग्रेस के श्रीमान अध्यक्ष जी, आपने सही फरमाया है। हम आपके सामने नहीं बैठ सकते। आप तो नामदार है, नामदार, और हम कामदारों की क्या हैसियत कि हम आपके सामने बैठ पाए। अरे आप तो नामदार हैं, हम तो कामदार हैं। हम तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते हैं, आपके सामने बैठने का हमें हक कहां से हो सकता है। कामदार शब्द का इस्तेमाल करके पीएम मोदी ने यह जता दिया है कि वो दलितों के हितैषी हैं। क्यों, इसकी वजह जानिए। मोदी ने आज जिस चामराजनगर में रैली की, उस क्षेत्र में कर्नाटक की 4 विधानसभा सीटें आती हैं। चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और दलित पिछड़े उसके वोट बैंक हैं। चामराजनगर में 26% दलित, 12% आदिवासी हैं। हम आपके सामने नहीं, यानी पीएम मोदी ने खुद को कामदार बताकर दलित पिछड़ों से सीधे जुड़ने की कोशिश की। और हम कामदारों की क्या हैसियत कि हम आपके सामने बैठ पाए। अरे आप तो नामदार हैं, हम तो कामदार हैं। बिना देखे भाषण देने पर सवाल। इस चुनाव अभियान के दरमियान कर्नाटक में आपको जो भाषा पसंद हो उस भाषा में, हिंदी बोल सके तो हिंदी, अंग्रेजी बोल सके तो अंग्रेजी, आपकी माता जी की मातृभाषा बोल सके तो मातृभाषा, आप 15 मिनट हाथ में कागज लिए बिना कर्नाटक की, आपकी सरकार की अचीवमेंट, सिद्धियां 15 मिनट कर्नाटक की जनता के सामने बोल दीजिए।
भाषण के इस हिस्से में मोदी ने राहुल गांधी के भाषा ज्ञान पर ही सवाल उठा दिए। मोदी ने साफ साफ कहा कि राहुल न तो हिंदी में बोल सकते हैं, न अंग्रेजी में, और न ही मां सोनिया गांधी की भाषा इटालियन में। कुल मिलाकर राहुल गांधी की 15 मिनट की चुनौती पर ही विराम लगा दिया। लिंगायत काट का काट। उस 15 मिनट के भाषण के दरमियान कम से कम 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। यहां आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनाते हैं जिसका मोदी ने जिक्र किया है। विश्वेश्वरैया। इस बयान के माध्यम से पीएम मोदी ने कांग्रेस के लिंगायत कार्ड को ही चुनौती दी है। इसकी वजह जानिए। विश्वेश्वरैया जी ने ही 12वीं सदी में लिंगायत धर्म की स्थापना की थी। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की आबादी 17% है। 70 सीटों पर उनका दबदबा है। कांग्रेस ने लिंगायत को अलग धर्म बनाने का प्रस्ताव लाकर खुश करने की कोशिश की है, लेकिन मोदी ने राहुल के लिंगायत गुरु के बयान की याद दिलाकर निशाना साध लिया। पीएम मोदी ने आज कर्नाटक में अपनी पहली ही रैली में कांग्रेस के हाईटेक प्रचार के गुब्बारे की हवा निकालने की कोशिश की है। अभी तो पीएम मोदी ने आगाज किया है। चुनाव प्रचार के अंजाम तक पहुंचने तक अभी और गर्मी देखने को मिल सकती है। राहुल गांधी क्या ये चैलेंज स्वीकार करेंगे, ये बड़ा सवाल है, लेकिन इस चैलेंज को यहाँ पर मौजूद विदिशा के लोगों ने स्वीकार किया है। बोलिए। विश्वेश्वरैया। ठीक है, कोई और खड़े हो जाइए, बोलिए। विश्वेश्वरैया। ठीक है, आप बोलिए। विश्वेश्वरैया। चलिए ठीक है, राहुल गांधी मैं आऊंगी सर आपके पास। पीछे से भी कोई और बोलना चाह रहा था यहाँ पर। ये बताइए, राहुल गांधी को 15 मिनट का भाषण वो बिना देखे पढ़े, इसको लेकर चैलेंज दिया है, स्वीकार करना चाहिए राहुल गांधी को? राहुल गांधी को चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। वैसे मोदी जी ने भी राहुल गांधी का चैलेंज स्वीकार नहीं किया है। मोदी जी को चाहिए कि वो राजीव गांधी ने जो चैलेंज दिया है उसको स्पष्ट करें जनता के सामने। ठीक है, चलिए यहाँ के लोगों की राय आगे भी लगातार जारी रहेगी। विदिशा से आप हमारी एक खास पेशकश देख रहे हैं और अब आपको विदिशा से लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश। आपको बता दें, एक तरफ योगी जी एक्शन में है तो वहीं दूसरी तरफ उनके तमाम मंत्री भी अब एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सवाल यह है कि उपचुनाव हार का ये असर है या फिर कुछ और। रिपोर्ट देखिए। ये 2 तस्वीरें एक्शन में आई योगी सरकार के मंत्रियों की है। एक तस्वीर में मंत्री स्वाति सिंह सब्जी मंडी में टैक्स चोरी पर अधिकारियों की क्लास लगा रही हैं, तो दूसरी तस्वीर में डिप्टी सीएम केशव मौर्य सड़क सही बनी है या नहीं इसका मशीन से टेस्ट कर रहे हैं। पहले आपको योगी सरकार में एग्रीकल्चर मार्केटिंग मंत्री स्वाति सिंह का सब्जी मंडी पर छापा दिखाते हैं। मेरठ की नवीन मंडी में स्वाति सिंह ने जांच में पाया कि कई दुकानदार टैक्स की चोरी कर रहे हैं। टैक्स की चोरी कर रहे हैं आप पूरा चेक करिए। दुकानदारों के बाद मंत्री स्वाति सिंह ने मंडी परिषद के अधिकारियों को ताबड़तोड़ आदेश दिए। बैठ जाना है, आपकी जगह पर भी साइड में हटा। अब दूसरी तस्वीर वाराणसी में देखिए। यहाँ डिप्टी सीएम केशव मौर्य सड़कों का निरीक्षण करने पहुँचे। सड़क पर पानी मिला तो डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को डांट लगा दी। आपको पानी निकलता है जो साइड में पानी भरा हुआ है, क्यों भरा हुआ यार? इतना पानी भरा हुआ है, गाड़ी उसमें 10 बार सर हम लोग बनवाए उसको 10 बार डिप्टी सीएम केशव मौर्य बाकायदा एक मशीन लेकर सड़क पर टेस्ट करने पहुंचे थे। मशीन को सड़क की गुणवत्ता के लिए सेट किया गया। पहले तो ये बाकायदा इसकी रिपोर्ट मुझे भेजिए, उधर की रोड क्यों खराब है, सर्विस रोड की रिपोर्ट चाहिए, ठीक है? हम ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है? मौके पर मौजूद अधिकारियों के पसीने छूट रहे थे, लेकिन मशीन बीप बीप बोली और बताया कि सड़क सही बनी है। हालांकि केशव मौर्य खुश नहीं दिखे।
विदिशा से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ हॉल में क्यों? इस बात को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी के सांसद ने सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना की इस तस्वीर पर विवाद हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि जिस जिन्ना की वजह से देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान जैसा दुश्मन पड़ोसी देश बना, उस जिन्ना का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या काम? अलीगढ़ में बीजेपी सांसद ने वाइस चांसलर को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। बंटवारा होने के बाद जिन्ना की तस्वीर का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जब बंटवारा हो गया तो जिन्ना का पाकिस्तान में तस्वीर लगे, लेकिन इंडिया में उनकी तस्वीर लग रही है तो नहीं लगनी चाहिए। आजादी से पहले 1938 में जिन्ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आए थे। तब जिन्ना को यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का आजीवन सदस्य बनाया गया था। जिन्ना की तस्वीर लगाने के पीछे यही दलील अब दी जा रही है। ये है कि AMU स्टूडेंट्स यूनियन जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको स्टूडेंट इलेक्ट करते हैं। तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का उससे कोई इस तरह का संबंध नहीं है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से उसका कोई संबंध नहीं है। गौरतलब है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आजकल पढ़ाई कम, विवादों की वजह से चर्चा में ज्यादा है। पहले राष्ट्रपति कोविंद के आने का विरोध और RSS की शाखा लगाए जाने की मांग पर विवाद हुआ। अब जिन्ना की तस्वीर पर सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में हम हैं मोदी सरकार के 4 साल की पड़ताल के लिए, लेकिन यहीं से बगल वाली सीट भोपाल में आज कांग्रेस के नए अध्यक्ष कमलनाथ का जोरदार स्वागत किया गया है। कमलनाथ ने अपने ही अंदाज में बोला कि अब शिवराज सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। उनसे बातचीत की है ब्रजेश राजपूत ने, सुनिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष कमलनाथ का रोड शो भोपाल की गलियों से निकला है। आप देख सकते हैं कमलनाथ एक बड़े ऑटो में चढ़ के चले आ रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता हैं, चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष ज्योतिराज सिंधिया उनके साथ हैं। कांग्रेस के जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, जीतू पटवारी, बाला बच्चन, रामनिवास रावत, ये सारे लोग उनके साथ हैं और जगह जगह उनका बड़ा स्वागत किया जा रहा है। जगह जगह फूलों से स्वागत किया जा रहा है और कहा जा रहा है, और ऐसा स्वागत पूरी गलियों में किया जा रहा है। काफी जोश उत्साह बहुत दिनों बाद भोपाल की गलियों में दिख रहा है। बड़ी बात यही है कि कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि 15 साल की बीजेपी सरकार को कैसे मध्य प्रदेश से उखाड़ के फेंका जाए। ये कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है और इसी को दूर करने के लिए कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष बना के भेजा गया है। शिवराज सिंह जी तो अभी भी घोषणा कर रहे हैं। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहना चाहता हूँ कि घोषणाओं का समय तो खत्म हो गया, अब तो हिसाब किताब देने का समय है। आपको हिसाब किताब देना है। शाम के 7:30 बजने को है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के विदिशा से आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी, और जोरदार तालियां विदिशा के लोगों के लिए हो जाएं। विदिशा में जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है, आपको मैं बता दूं कि ये बीजेपी का गढ़ है। साल 1989 से, यानी कि पिछले 29 सालों से बीजेपी लगातार यहां से जीतती हुई चली आ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी, 5 बार शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद सुषमा स्वराज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विदिशा का विकास कितना हुआ है। विदिशा से 2009 और 2014 में सुषमा स्वराज सांसद चुनी गई। विदिशा जिले में MP विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें यहां पर मिली थी। विदिशा से सुषमा स्वराज जो देश भर में सुर्खियां बटोर रही हैं, वो सांसद है और इस लिहाज से VVIP सीट है ये। आपको बता दें कि रामनाथ गोयनका, जिनके नाम पर मीडिया का प्रतिष्ठित अवार्ड मिलता है, वो भी यहां से सांसद रह चुके हैं। और जो 2 खास मेहमान मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका। और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। इनकी खासियत यह भी है कि अब तक कांग्रेस यहां पर सिर्फ 2 बार जीती है और दोनों ही बार प्रताप भानु शर्मा ने इसका नेतृत्व किया है। इस लिहाज से भी बेहद खास मेहमान हमारे। लेकिन सबसे पहले बीजेपी का रुख करते हुए, कमल को मुरझाने की जिम्मेदारी कमलनाथ को दी गई है और देखिए भोपाल से उन्होंने हुंकार भी भर दी है। देखिए, प्रेस विज्ञप्ति, बयान, भाषण के नेता, डाइनिंग रूम से राजनीति करते आ रहे कमलनाथ
इस प्रकार के भाषणों से अगर जीत मिलती होती तो 2003 में भी मिल गई होती, लेकिन जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की ताकत से और लगातार विकास की गतिविधियों से जीत मिलती है। वो कमलनाथ को केवल भाषण से नहीं मिल सकती। भाषण से सिर्फ जीत आप लोगों को नहीं मिलेगी। और ऐसा क्यों हाल बना रखा है कांग्रेस का मध्य प्रदेश में कि 15 साल से सत्ता में नहीं है, विदिशा में 89 से नहीं है, बगल वाली सीट इंदौर से आए, वहां पर भी आप लोगों का सुपड़ा साफ। मतलब ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की क्यों है मध्य प्रदेश में? अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति बदलाव की ओर है। 15 साल के बीजेपी के और शिवराज सिंह के कुशासन से जनता बेहाल हो गई है। किसान परेशान है, किसान को कोई उसके फसल के दाम नहीं मिल रहे, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई पे कोई लगाम नहीं लगी हुई है और आम जनता में आज बहुत बदहाली है। मैं तो ये कहूंगा कि जो आपका हेडिंग है इसमें दिया हुआ है मोदी के 4 साल, इसको कर देना चाहिए। मोदी के 4 साल, देश की जनता बेहाल। देश की जनता क्या बेहाल है, बदहाल है? लोगों के सवाल, जल्दी जल्दी लोगों के सवाल, खड़ी जाइए। मैडम, जिस तरीके से मोदी जी ने जीएसटी और नोटबंदी की, जिसके बाद देश की आर्थिक व्यवस्था टूट गई, क्या गाय और गंगा के नाम पर बात करने वाले मोदी जी गाय को राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं दे सकते? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मोदी जी ने कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार, 4 साल हो गए हैं, 8 करोड़ रोजगार कहाँ है? चलिए, बड़ा सवाल है, रोजगार के मोर्चे पर कहाँ खड़ी है बीजेपी? चलिए खड़े जाइए, इधर आइए, बोले क्या बोलना चाहते हैं? मैडम, रामनाथ गोयनका, पंडित शिव शर्मा से अटल जी और सुषमा स्वराज तक भाजपा ने विदिशा को चारागाह के रूप में इस्तेमाल किया। जब विकास की बात आती है तो देश के सबसे पिछड़े हुए 3 जिलों में विदिशा का नाम आता है। ये भाजपा की उपलब्धि है। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है कि विदिशा इतना पिछड़ा हुआ क्यों है जब बीजेपी को लगातार ये चुन रहा है। खड़ी जाइए मैम, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि जितनी शिद्दत से प्रधानमंत्री काम करते हैं और जितनी नीयत उनकी साफ है, उनकी सारी सॉलिड योजनाएं यहाँ विदिशा आते आते तरल क्यों हो जाती हैं, जमीन में एब्जॉर्ब क्यों हो जाती हैं? लेकिन एक चीज और है, मेरा आपसे सवाल है, आपने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी की है विदिशा को लेकर? जी हाँ, मैंने उन्हें यही कहा कि मैंने अपनी नौकरी भी सिर्फ इसीलिए छोड़ी है 9 साल पहले कि मैं ये देख सकूं कि ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो हमारे विदिशा के विकास को रोक देती हैं। देखिए मैम, पहले एयरफोर्स में थी, बाद में इन्होंने वीआरएस ले लिया और अब विदिशा के लिए काम कर रही है। इनका ये कहना है कि विदिशा के लिए कुछ भी नहीं किया है बीजेपी ने। आपका क्या सवाल है, किससे है? कांग्रेस के पूर्व शासन से मेरा सवाल है कि जो उनके विधायक हैं कांग्रेस के, हेमंत कटारे जी, जो बलात्कार के केस में फरार चल रहे हैं, कांग्रेस उनको अपनी पार्टी से कब हटाएगी? बड़ी बड़ी बातें करने वाले राहुल गांधी हेमंत कटारे को अपनी पार्टी में रखे हुए हैं, एक बलात्कारी विधायक उनकी पार्टी में कैसे रह सकता है? चलिए, ये बड़ा आरोप आप देश भर में मोदी सरकार को इस मोर्चे पर घेर रहे हैं और यहाँ पर खुद घिरी हुई है आपकी पार्टी। नहीं, हमारी पार्टी के ऊपर ये लांछन लगाने की कोशिश की है। पर जब ये पूरा का पूरा मामला उच्च न्यायालय में है जबलपुर में और उसके विचाराधीन है तो कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। कह रहे हैं निकालते क्यों नहीं है आप? नहीं, जब उनके ऊपर केस दर्ज होगा या कोई निर्णय आएगा तो कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद मतलब आप इंतजार करेंगे कि कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले में निर्णय क्या आता है? कुछ और लोग खड़े हो जाइए, खड़े जाइए सर। कांग्रेस से हैं आप? मैं कांग्रेस से हूँ। मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, भारत कृषि प्रधान देश है और आज किसानों की बदतर स्थिति है और मोदी जी ने ये वादा किया था कि मैं लागत का 1.5 गुना किसानों को दूंगा, लेकिन वो मिला नहीं। और मध्य प्रदेश में हमने देखा भी है किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार किस तरह से घिरी हुई है और लगातार हमने अलग अलग तस्वीरें भी आपको मध्य प्रदेश की दिखाई। किससे है सवाल? मेरा कांग्रेस के नेता से सवाल है। मोदी जी ने 11 एम्स अभी 3 साल में दिए, अटल जी ने 6 एम्स दिए, आजादी के बाद 17 एम्स, पूरे 17 एम्स। कितनी संवेदनशील सरकार है जो 17 एम्स देश में लोगों को इलाज के लिए दिए। 1956 में 1 एम्स बना था। कांग्रेस मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अच्छा काम किया? बीजेपी ने, ये मैं ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी और अटल जी की संवेदनशील सरकार है जो लोगों के इलाज के लिए कितनी। कांग्रेस असंवेदनशील है, कांग्रेस असंवेदनशील। देखिए बहुत सारे लोग हैं, जल्दी जल्दी आगे इधर आइए जल्दी से। किससे सवाल है आपका? मेरा कांग्रेस से सवाल है कि जैसा वो कह रहे हैं कि किसानों के लिए वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया, तो वो अपने गरेबान में झांकें और ये बताएं कि पिछले 70 साल में कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया है। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। आप एक उंगली सामने वाले पर उठाएंगे तो 3 उंगलियां आपकी ओर भी इशारा करेंगी। किससे है सवाल? ये माननीय प्रताप भानु शर्मा जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं,
यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार की, राज्य और केंद्र सरकार को यदि आपको स्कीम पसंद नहीं आती तो आप ये घोषणा करिए अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कि किसी भी स्कीम का आप लाभ नहीं लेंगे। यदि हिम्मत है तो आपके अंदर क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा होगा? चलिए मैं जाऊंगी ऊपर, दोनों लोगों से मैं जवाब लूंगी। मैम खड़ी जाइए, आप कुछ सवाल पूछ रही हैं। मैं पहले ये पूछना चाहती हूँ कांग्रेस से कि इतने सालों तक विदिशा में कांग्रेस रही, माननीय नहीं सुनिए 2 बार रही विदिशा में, 2 ही बार रही। नहीं मैं माननीय, उसके पहले जनसंघ और फिर लगातार 89 से आप लोग। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस समय इनसे गर्ल्स कॉलेज नहीं बना, इनसे गर्ल्स कॉलेज नहीं बना, इनसे गर्ल्स कॉलेज नहीं बना, इनसे स्टेडियम नहीं बने, इनसे गांव में रोड्स नहीं बने, इनसे कोई भी विकास का कार्य नहीं। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन मेरी जो जानकारी है, आप सुषमा स्वराज के बेहद करीबी हैं विदिशा में। अब जरा ये बताइए, विदिशा को लेकर रिपोर्ट्स बार बार ये क्यों आ रही हैं कि मध्य प्रदेश के 8 पिछड़े जिलों में ये इलाका शामिल है? क्या किया गया है बीजेपी की ओर से? यहाँ पर बीजेपी की ओर से लगातार विकास के कार्य हुए हैं, जैसे पहले था और आज आप कंपेयर कर लीजिए, जमीन आसमान का अंतर था। एक महिला गांव से जब प्रेगनेंसी के टाइम पे शहर आती थी, वो रास्ते में मर जाती थी क्योंकि सड़कें ही नहीं थी। सुषमा स्वराज का भी इंतजार कर रहा है ये इलाका, कब आएंगे वो? लगातार उनका मॉनिटरिंग लगातार चल रही है, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है सतर्कता समिति की बैठकों में। आएंगी कब? विदिशा को इंतजार है क्या सुषमा जी का? हाँ या नहीं? इंतजार है या नहीं? वो आएंगी कब? कम से कम ये तो बताइए। सुनने में आ रहा है कि चुनाव जीते के 6 महीने तक आई और उसके बाद आज तक नहीं आई है वो। देखिए, वो 2 अप्रैल को यहाँ थी, उसके बाद वो अभी बहुत जल्दी फिर आ रही है। निरंतर वो एक मॉनिटरिंग कमेटी के थ्रू और वो निरंतर रोजमर्रा की चीजें जो विदिशा में विकास के कार्य चल रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल बन रहा हो, मतलब वो सारी नजर रखी हुई है दिल्ली से। ठीक है मैम, ठीक है, कुछ और लोगों के पास चलते हैं। जी सवाल। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से है। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो विदिशा जिला कृषि प्रधान जिला है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं कि हमारी पॉलिसी में किसानों के लिए किसी तरह का कोई कर्जा माफ नहीं, और आपकी सरकार उद्योगपतियों का 1.25 लाख करोड़ कर्जा माफ कर देती है। ऐसी किसानों ने क्या गलती कर दी जो इतना बड़ा उनको? ये किसानों के साथ इतनी नाइंसाफी आपके राज्य में बीजेपी में क्यों की जा रही है? उद्योगपतियों के तो कर्जे माफ कर दिए जा रहे हैं, किसानों का हाल बेहाल है अभी तक। देखिए, राहुल गांधी जी देश भर में झूठ बोलते हैं, उनके लोग झूठ बोलते हैं। इस देश में 1 रुपया भी किसी उद्योगपति का कर्जा माफ नहीं किया गया। सारे मतलब भाग रहे हैं, कर्जा माफ नहीं हुआ है लेकिन पैसे लेकर भाग जा रहे हैं सब। कानून आज तक कांग्रेस ने यूपीए में रहते हुए क्यों नहीं बना पाया? 70 साल तक वो कानून क्यों नहीं? इसीलिए तो आपको चुना गया है ना, इसीलिए तो आपको चुना, कानून बनाया। आप भी भगा रहे हैं, आप भी तो भगा रहे हैं। एनपीए हुआ 56 लाख करोड़ रुपया कांग्रेस के जमाने में। इस देश के गरीबों का कर्जा पैसा जो बैंकों में जमा किया था वो उन्होंने एनपीए में बर्बाद कर दिया। सवाल उनसे पूछिए। चलिए, ये सवाल मैं सीधे कांग्रेस से पूछ लेती हूँ। आप लोग भी तो वैसे ही हैं, सवाल कैसे कर सकते हैं? सवाल ऐसे कर सकते हैं कि हमने 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा किसानों का माफ किया। इसके अलावा इन्होंने जब माफ किया तो कॉर्पोरेट सेक्टर का 1,25,000 करोड़ रुपया माफ किया। क्या किसानों का क्यों नहीं किया? हम साफ पूछना चाहते हैं। मैं साफ तौर पर यह कहना चाहूंगा कि मोदी सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के जेब में रखी हुई है, सूट बूट की सरकार है और कॉर्पोरेट सेक्टर को देखकर ही वो योजना बनाती है। किसान की, गरीबों की कोई योजना नहीं है, किसानों के ऋण माफी की कोई योजना नहीं है। किसानों के ऋण माफी की कोई योजना आप लोगों के पास नहीं है और मध्य प्रदेश से तो इतनी ज्यादा बदहाली की तस्वीरें किसानों के सामने आई हैं। कोई योजना नहीं है क्या आपकी सरकार के पास? देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में किसानों ने बम्पर उत्पादन किया सरकार की नीतियों के कारण, सरकार के सहयोग के बाद प्याज सड़क पर फेंक दिया गया, प्याज सड़ रहे थे। किसानों को बिजली मिली, किसानों को सिंचाई के लिए पानी, 7 लाख हेक्टेयर पानी होता था 70 साल नहीं, आजादी के पहले से लेकर अब तक शिवराज जी ने 40 लाख हेक्टेयर सिंचाई की व्यवस्था की है। इसलिए सिंचाई की व्यवस्था, पैसों की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, किसानों को खाते में गेहूं के बोनस में पिछले साल का 200 रुपए और इस साल का पैसा 265 रुपए देने। वो लोग मना कर रहे हैं, वो लोग इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, हुआ है नहीं हुआ है। क्यों नाराज हो? मैं आप लोगों का कहना चाहूंगा, मैं एक युवा हूँ। मोदी सरकार जब से आई है और भाजपा सरकार जब से आई है, युवाओं को पकौड़ा तलने की सलाह दी जाती है, किसानों को गोलियां मार दी जाती है और मंत्रियों को बाबा बनाकर ताजपोशी दी जाती है। आज माँ बाप
मोदी की 4 साल पर बड़ी पड़ताल लगातार आप देख रहे हैं। विदिशा से रोजगार के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर और किसानों के मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है। अपनी अपनी बातें आप आम आदमी पार्टी से हैं। मैडम, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में मैं दोनों ही पार्टियों, दोनों की सत्ता रही है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, दोनों से मैं ये मांग करता हूं कि विदिशा जिले में एक उद्योग कम से कम ऐसा खुलवा दें जिससे यहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगार लोग बाहर पलायन ना करें। और उन्हें पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है विदिशा की, आपका क्या सवाल? मेरा मोदी जी से केवल एक ही सवाल है और आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल जल्दी से सवाल पूछिए। 100% FDI क्यों करी इन्होंने, जब जो इसका विरोध करते थे? 51%, 49% FDI का, 100% FDI को लेकर ये सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ से इधर आइए, जल्दी आइए, क्या है? एक सवाल कांग्रेस से मेरा है कि जब कांग्रेस के राज में दिग्विजय के शासनकाल में रोडें पूरी बदतर से बदतर थी, इसके बाद साथ में किसानों के लिए कोई सुविधाएं नहीं, तो व्यापारियों की दुकानें 8 बजे बंद क्यों कराई जाती थी इन लोगों के द्वारा? आज व्यापारी सूखे, आज मध्य प्रदेश में सारे विकास कार्य बीजेपी के राज में हुए हैं। बीजेपी के राज में विकास कार्य हुए नहीं, बीजेपी के राज में विकास कार्य हुए। हमें आज भी याद है जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो हमें रात को जब लाइट चली जाती थी, दिन भर लाइट नहीं आती थी तो रोते थे, हाँ लाइट आ गई, लाइट आ गई। याद है हमें बचपन में जो हमने किया है वो हमें याद है। लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। आज शिवराज सिंह चौहान आए हैं तो लाइट लेके आए हैं। चलिए, ये तो कम से कम बड़ी उपलब्धि मानेंगे ना शिवराज सरकार की आप, कि लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई पे उतना खुश अब नहीं होते बच्चे, क्योंकि लाइट बनी रहती है 24 घंटे। आप लोग ये कह रहे हैं, ठीक है, आपका क्या? हमारे क्षेत्र की माननीय सांसद जिन्होंने वायदा किया था हम विदिशा में हर माह एक दिन अवश्य आएंगे, लेकिन वो लगभग 1.5 वर्ष से लापता हैं। विदिशा का विकास कैसे संभव है? अपने आप में ये बड़ा सवाल है। देखिए, सुषमा स्वराज ट्विटर पर बहुत सक्रिय रहती हैं, विदेश मंत्री के तौर पर भी उनकी कई सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन जहां की जनता ने उनको चुना है, अगर वो सांसद उस जनता के बीच में नहीं आएगा तो फिर खुद को क्या ये लोग ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे? देखिए, विदिशा क्षेत्र की जनता की नब्ज पर हाथ रखकर यहाँ के लगातार विकास करने वाली सुषमा स्वराज जी रही हैं। कभी लड़के, कभी प्यार से उन्होंने केंद्र सरकार में, जब यूपीए की सरकार थी तब यहाँ काम करवाया, और आज जब एनडीए की सरकार है तब आप राष्ट्रीय राजमार्ग देख लीजिए, आप रेल का कारखाना देख लीजिए, आप रेलवे स्टेशन पर जाके देखिए वहाँ किस प्रकार से प्रगति हो रही है, आप तमाम प्रकार के पानी का प्रबंध देख लीजिए। दिल्ली से बैठकर वो पूरी मॉनिटरिंग करती हैं, फिर कांग्रेस पार्टी सवाल क्यों उठा रही है कि सुषमा स्वराज अपने संसदीय क्षेत्र में क्यों नहीं आती? सवाल ये है कि उन्हें मॉनिटरिंग करना है तो मॉनिटर बन जाए, संसद सदस्य क्यों बनी है? सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा सुनिए, अभी अग्रवाल साहब ने कहा कि सुषमा स्वराज जी के टाइम पर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण हुआ या मॉडल स्टेशन बना। ये कांग्रेस सरकार की देन है। नारायण राठवा ने आके इसका फाउंडेशन रखा था, मॉडल स्टेशन यूपीए सरकार में हुआ। मतलब काम वो लोग करते हैं, श्रेय पूरा आप लोग लेकर जाते हैं लौट। देखिए, ये तो 1971 में गरीबी हटा रहे थे, गरीबी नहीं हटी, गरीबी बढ़ गई। अमेठी से तुलना करके देख लीजिए, लगा लीजिए 3 पीढ़ियों का हिसाब, और विदिशा की तुलना अमेठी से कर लीजिए। अमेठी से तुलना ये कर रहे हैं विदिशा की, कह रहे हैं वहां से तो बहुत बेहतर है। देखिए आए पहले, ये यहाँ खड़े होके ना करें। मैं तो आ रही हूँ सर, अमेठी से मैं तो आ रही हूँ। आ रही हैं, आपका देखा हमने कारवां। हम अग्रवाल साहब से आपकी आवाज नहीं जा रही होगी, माइक मेरे पास है, माइक मेरे पास है, एक एक करके कार्यालय भी अमेठी में नहीं था। आपके जमाने में 3 पीढ़ी से आप राज करते रहे अमेठी में। आप कौन से रिमोट से चलाते थे जनाब अमेठी को? यहाँ तो विकास की गंगा बह रही है, हिसाब लगा के। आपके भी पास रिमोट था, उनके पास भी रिमोट। राजीव गांधी, राहुल गांधी, अमेठी की जनता का इतना प्रेम का नाता है, उनका घर है, अपने लोग हैं अमेठी के। ऐसा तो नहीं होता है कि ये नेता लगातार जहाँ से जीतते हैं वहाँ की जनता का फायदा उठाते हैं कि यहाँ से तो हम जीत ही रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है जाने की? आइए मैम, दौड़ के आइए, जल्दी इधर आइए, क्या बात है? मैं सुषमा स्वराज जी हमारी विदेश मंत्री भी हैं और मुझे गर्व है उन पे। वो जो काम वहाँ पे कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है और वो यहाँ की भी सोच लेती है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी तो देश में मंदिर घूमते हैं, वो अमेठी का ख्याल क्यों नहीं रखते हैं? इस सवाल के साथ में जाऊंगी। नहीं, पीछे से। महत्व ये नहीं है कि नेता कितना आ रहा है, नेता काम कितना कर रहा है। आज विदिशा में पासपोर्ट ऑफिस है, काम हो रहा है। आज एक मिनट, काम हो रहा है। विदिशा में पासपोर्ट ऑफिस है, सुषमा जी की देन है। छोटे से शहर में एम्स हॉस्पिटल है, सुषमा जी की देन है। विदिशा में एक NH नहीं, चारों तरफ जाल बच गया। काम हो रहा है। मैडम, कांग्रेस महंगाई की बात करती है तो आज गरीब ने क्या 30 रुपए किलो शक्कर खाई है? आज की तारीख में शक्कर 30 रुपए किलो है। और पेट्रोल डीजल
पेट्रोल डीजल अकेले, एक पेट्रोल डीजल से अकेले कुछ नहीं होता। बाकी चीजें आज 60 रुपए किलो तुअर दाल है, 60 रुपए किलो मूंग की दाल है। देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम अगर बहुत ज्यादा बढ़े हैं तो फिर ये गिना रहे हैं कि दाल और चीनी के दाम कम भी हुए हैं। फिर सवाल क्यों उठती है बीजेपी के ऊपर? वो तो देखिए चीनी भी कम कर दिया ताकि आपका मुंह मीठा रहे, और दाल के दाम भी ताकि दाल रोटी गरीब आदमी आसानी से खा सके। मैडम, मैं सुषमा स्वराज के बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने इतना बढ़िया काम करा है। एक गांव गोद लिया था, 5 गांव, और ऐसा गोद लिया वो गांव 1 साल तक मच्छरों से कटता रहा। वहाँ लाइट नाम की चीज नहीं थी। हमारे भार्गव जी ने उस गांव में डीपी लगवाई। ये हाल है हमारी क्षेत्रीय। किया नहीं है, जो गांव गोद लिया वहाँ के लिए कुछ किया नहीं है। जी बताइए। पांच में ऐसी कोई डेवलपमेंट की चीज है जो नहीं हुई है। पांच आप जाकर देखिए, क्योंकि आप ग्रामीण दौरे नहीं करते हैं, आपको मालूम नहीं है कि पांच में कैसा डेवलपमेंट हुआ है। ग्रामीण एक एक गांव में आज जो सड़कें बनी है वो माननीय सुषमा जी के कारण बनी है। जो स्वास्थ्य आज सबका इलाज हो रहा है वो सुषमा जी के कारण। देखिए, वो कह रही है कि सब कुछ होने के कारण सीएम साहब ने मोहम्मद आजम खान के डर से छुए या इज्जत से, ये बताए प्रदेश प्रवक्ता। चलिए, मैं जाऊंगी सवाल के साथ। आराम से नारेबाजी कर रहे हैं आप, खुश हैं? किससे खुश हैं? किससे खुश हैं? मैं यहाँ पे कांग्रेस का जो काम कर रहे थे प्रताप भानुजी शर्मा, और इसके पहले 1956 में यहाँ जीडी रुकती थी। आज तक विदिशा का दुर्भाग्य हमारा भारत का प्रधानमंत्री यहाँ चुन के चला गया, कोई नई ट्रेन नहीं आ पाई है। आप बताओ काय का विकास है यहाँ पर? नई ट्रेन नहीं आई है, ये इनका दर्द है। जी बताइए। आपको बता दें कि हमारे साथ पूर्व एमएलए मौजूद हैं इस वक्त, और शिवराज सिंह चौहान को इन्होंने टक्कर दी थी यहाँ से। बताइए सर, विकास तो हो रहा है, तभी तो जनता चुन रही है ना बार बार बीजेपी को। मैडम, ये मेरे भाई बैठे हैं और मोदी जी से सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। एक तो यूपीए गवर्नमेंट में जब पेट्रोल प्रोडक्ट के रेट ज्यादा थे और जनता को कम रेट में माल मिलता था, आम जनता को, और आज जब रेट कम है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के, इसके बाद दोगुने भाव से माल। ये तेल का ही खेल बीजेपी का खराब न कर दे। विदिशा की जनता 2019 की राजनीति को लेकर क्या राय रखती है? सीधा सवाल, अब 2019 कौन जीतेगा? 2019 मोदी जी जीतेंगे। कौन जीतेगा? कांग्रेस पार्टी। कौन जीतेगा? मोदी को। कौन जीतेगा? अब की बात 400 पार। उस तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ। 2019 कौन जीतेगा? बताइए। 2019 बताइए। नहीं, 19 कौन जीतेगा? हाँ, खुली मेरा ये कहना है। 2019 कौन जीतेगा? नहीं, 2019 कांग्रेस। ठीक है। चुनाव वो जीते जो विदिशा के जनमानस को झकझोर सके, वो मोदी हो या कांग्रेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कौन जीतेगा 2019? ठीक है, इधर से सवाल, कौन जीतेगा? मैडम, मेरे यहाँ 100 क्विंटल 2019 कौन जीतेगा? 100 क्विंटल चलने के बाद कांग्रेस। 2019 कांग्रेस। कौन जीतेगा? मोदी जीतेंगे 2019। बताइए। 19 में ईवीएम जीतेगी। ईवीएम जीतेगी। ईवीएम। ठीक है, 2019 कौन जीतेगा? 2019 कांग्रेस जीतने जा रही है और भाजपा का पट्टा साफ होगा। मोदी जी की सच्चाई जनता के सामने। मोदी जी की सच्चाई पूछना चाहता हूँ। 15 साल पहले देश में नारियों के सम्मान की रक्षा होना चाहिए। 2019 कौन? एक ही लाइन में 2019 मोदी। ठीक है, देखिए यहाँ के लोगों की अलग अलग राय है। सुषमा स्वराज का ये संसदीय क्षेत्र है विदिशा, जहाँ के लोगों का मिजाज हमने 2019 की राजनीति के जरिए झांकी और देखने की कोशिश की है कि 19 कौन जीतेगा और मोदी सरकार के 4 साल में यहाँ के लोग अपनी राय क्या रखते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी छिंदवाड़ा में, जरूर सुनिएगा शाम 7 बजे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।